Hey guys, welcome on the platform of AMC. Thank you so much guys for supporting AMC. Please keep supporting. चलिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने पार्ट 4 में हमने किस चीज के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, स्पेशली डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। हमने पढ़ा था कि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्मों में किस तरह से डाइजेशन होता है। तो हम उसी प्रोसेस को एक बार जल्दी से रिपीट करेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक हम इस क्लास 5 में डिस्कस करेंगे। तो उस दिन हमने पढ़ा था कि ह्यूमन बींग्स में जो न्यूट्रिशन प्रोसेस होता है, सबसे पहले क्या होता था, उसमें था इंजेशन। इंजेशन के थ्रू क्या होता है कि हम लोग मुंह से खाना इंजेस्ट करते हैं। फिर हमारे माउथ में जो बकल कैविटी थी, बकल कैविटी के अंदर टीथ थे जो क्या करते थे, खाने को डाइजेस्ट कराने का काम करते थे फिजिकल डाइजेशन के थ्रू। टीथ क्या करते थे, उस खाने को छोटे छोटे पार्टिकल में च्यू कर देते थे और या फिर क्रश कर देते थे। और फिर हमारी टंग में जो सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, उनसे एक एंजाइम निकलता था सलाइवरी अमाइलेज। वो क्या करता था, उस खाने के साथ मिक्स करके उसका डिकम्पोजिशन करवाता था। उसके बाद फाइनली खाना हमारे ईसोफेगस के थ्रू नीचे की ओर जाता था। और ईसोफेगस कौन से वाला मूवमेंट करता था, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जिसके थ्रू खाना नीचे पुश आउट किया जाता था। ठीक है, फिर जो फाइनली जो खाना था वो पहुंचता था स्टमक के पास। स्टमक के में खाना रहता था 3 घंटे के लिए, और 3 घंटे के अंदर जो स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स थी, उनसे 3 भाई बहन निकल रहे थे। कौन कौन थे, HCl, पेप्सिन और म्यूकस। तो सबसे पहले म्यूकस क्या करता था, एक आउटर बाउंड्री बना लेता था। HCl बैक्टीरिया को मारने का और एसिडिक मीडियम बनाने का काम करता था, और पेप्सिन प्रोटीन डाइजेस्ट करता था। इसके बाद फिर खाना जब फाइनली डाइजेस्ट हो चुका होता था, प्रोटीन वगैरह डाइजेस्ट हो गए, खाना पहुंचता था स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या था कि वहां से लीवर और पैंक्रियाज, 2 चीजें थी, एक तो लीवर था और दूसरा पैंक्रियाज था। दोनों से सेक्रीशंस आते थे अपने अपने। लीवर से निकलता था बाइल जूस, और हमारे पास में पैंक्रियाज से निकलता था पैंक्रियाटिक अमाइलेज। ठीक है, उसके साथ में लाइपेज और ट्रिप्सिन, 3 चीजें निकलती थी पैंक्रियाज से। तीनों चीजें आकर और बाइल जूस आने के बाद मिलता था फाइनली कहां पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहां पे वो खाने के ऊपर डाइजेशन का काम करते थे। फाइनली खाना डाइजेस्ट होता था। उसके बाद जो डाइजेस्टेड फूड था वो हमारे ब्लड में क्या कर दिया जाता था, एसिमुलेट कर दिया जाता था। ठीक है, यानी कि एब्सॉर्प्शन होता था, फिर एसिमुलेशन था। उसके बाद में क्या था, जो वेस्ट बचा हुआ है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचाया जाता था, जहां पे फाइनली एक्स्ट्रा जो हमारे पास वाटर बचा हुआ था वो भी एब्जॉर्ब हो गया, और बाकी बचा हुआ जो वेस्ट था वो आगे इजेक्शन के थ्रू बाहर निकालने के लिए रेडी कर दिया जाता था। तो ये हमने पार्ट 4 में पूरा पढ़ा था, जिसका रिविजन हमने कर लिया है। अब सरप्राइज क्या है, पार्ट 5 में क्या पढ़ने वाले हैं। पार्ट 5 में हम पढ़ेंगे हमारा अगला लाइफ प्रोसेस, दैट इज रेस्पिरेशन। अगला लाइफ प्रोसेस हमारा जो सेकंड जो लाइफ प्रोसेस आता है वो क्या आता है, रेस्पिरेशन आता है। हमें रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ना है। अगेन सेम वही स्टोरी यहाँ पे भी सामने आती है। भैया क्या स्टोरी, अरे वही अपनी पुरानी स्टोरी। हर एक लाइफ प्रोसेस जो है वो डिवाइडेड है प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए। तो ऐसी सेम कंडीशन में हमें रेस्पिरेशन भी दोनों के लिए पढ़ना पड़ेगा। हमें वो प्लांट्स के लिए भी पढ़ना है, हमें वो एनिमल्स के लिए भी पढ़ना है। चलिए अब जरा जल्दी से पहुंचते हैं रेस्पिरेशन। सबसे पहले रेस्पिरेशन क्या है देख लेते हैं। तो रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है, इट इज द प्रोसेस इन विच हम लोग क्या करते हैं, इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन का अंदर जाना, ऑक्सीजन हमारे फूड के साथ कंबाइन होना, कंबाइन होने के बाद में हमें एनर्जी मिलना और वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलना। The complete process is called respiration. Again, I am repeating. ऑक्सीजन का अंदर जाना, ऑक्सीजन अंदर जाएगी, ठीक है, गैस का अंदर जाना, जाने के बाद हमारे फूड के साथ में कंबाइंड होना। अब वो फूड कहां से मिला था, जो हमारा डाइजेस्ट होने के बाद फाइनली सेल्स तक जो पहुंचा दिया गया था ना, उसी फूड के साथ ऑक्सीजन कंबाइंड होगी, और कंबाइंड होने के बाद में क्या करेगी, एनर्जी रिलीज करेगी, और साथ में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी निकलेंगे। तो उन वेस्ट प्रोडक्ट का हमारी बॉडी से बाहर निकलना, ठीक है, वो जो पूरा जो प्रोसेस कहलाता है, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। अब होता क्या है, जैसे हम सांस लेते हैं, सांस लिया, ऑक्सीजन अंदर गई, अंदर जाने के बाद में क्या हुआ, आपने खाना खाया हुआ था, खाना डाइजेस्ट होने के बाद वो फाइनली पहुंच गया था आपकी सेल्स तक। तो हमारी जो ऑक्सीजन जो हम इनहेल कर रहे हैं, जो गैसेज हम इनहेल कर रहे हैं, उसमें से ऑक्सीजन पहुंचती है उन तक। अब वो कैसे पहुंचती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में, वहां बड़ा डिटेल में बताने वाला हूं, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा, आपका फेवरेट, मेरा फेवरेट, सबका फेवरेट, ह्यूमन हार्ट। तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपका और हमारा सभी का ही फेवरेट है। उसके बारे में हम ट्रांसपोर्टेशन वाले लाइफ प्रोसेस में डिस्कशन करेंगे। अब रेस्पिरेशन में हमने क्या बोला कि वो जो ऑक्सीजन अंदर तक पहुंचाई गई, कैसे पहुंचाई गई, पढ़ेंगे आपके हमारे फेवरेट ह्यूमन हार्ट में।
तो वहां पे क्या हुआ, ऑक्सीजन अंदर पहुंची है, फूड के साथ कंबाइन हुई है, कंबाइन होने के बाद एनर्जी रिलीज करवा रही है और साथ में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकाल देती है। तो ये पूरा प्रोसेस किसके थ्रू होता है, ये पूरा प्रोसेस जो है ये जो होगा इसको हम बोलेंगे रेस्पिरेशन। ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल जाएंगे, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन की अगर हम सिंपल अगर बात करें तो रेस्पिरेशन में कुछ बातें हैं। जनरली रेस्पिरेशन जो होता है वो दो टाइप्स का होता है। रेस्पिरेशन में दो टाइप्स हमारे पास आते हैं। द टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन आर, कौन कौन से होते हैं हमारे पास, इसके दो टाइप्स आते हैं सामने। ठीक है, अब वो जो दो टाइप है हमारे पास, कौन कौन से दो टाइप आ जाते हैं। एक टाइप होता है हमारे पास में, फर्स्ट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, और जो सेकंड आता है वो आता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन, हमारे पास ये दो पार्ट आते हैं। फर्स्ट वन इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकंड वन इज अनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब भैया एरोबिक और अनएरोबिक से कुछ मीनिंग तो हमारी समझ में आ नहीं रहा है। अरे कोई बात नहीं भाई, देख लेते हैं ना क्या क्या चीजें हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होता है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो। इट मींस प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है वो कहलाता है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरो इट मींस ऑक्सीजन। अब ऐसे इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं कि अगर एरो वर्ड है तो एरो मतलब ऑक्सीजन, और अनएरोबिक का मतलब है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि जहां पे ऑक्सीजन नहीं होती है, दैट विल बी कॉल्ड अनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरो जो ऑक्सीजन, अनएरो जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होता है जिसमें ऑक्सीजन ली जाती है, ऑक्सीजन की सप्लाई अंदर जाएगी, फिर वही फूड के साथ में कंबाइंड होना है, फूड का ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होने के बाद हमें एनर्जी मिलेगी और अल्टीमेटली हम पावर बैक अपने जो काम है वो कर पाएंगे। बात करते हैं अनारोबिक की। अनारोबिक में क्या है, इसमें होता है एब्सेंस ऑफ O2 में, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिलनी। अब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो कुछ और प्रोसेसेस होते हैं जिनके बारे में हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इतनी बात। तो इन सब चीजों के बारे में हमें देखना है। इससे पहले एक और इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है वो हम देख लेते हैं। चलिए देखते हैं जरा वो क्या चीज है, एक्चुअल में होता क्या है। थिंग इज दैट, हमने कहा कि ये हमारे पास में यहाँ पे हमने खाना तैयार कर लिया। ठीक है, ये हमारे पास में क्या था, खाना था, और ये हो गया भैया खाना हमारा तैयार। ठीक है, ये हो गया हमारा फूड। ठीक, अब ये जो फूड है, इस फूड के साथ में जो भी हमने क्या खाई है, फूड क्या हमारे एक तरह से ग्लूकोज की फॉर्म है, तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल यानी कि ये मेरे पास में क्या हो गया, फूड हो गया। इसके साथ जैसे ही हमारी ऑक्सीजन यानी कि O2 कंबाइन होती है, जैसे ही फूड के साथ हमारी ऑक्सीजन कंबाइन होती है तो हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं। एक तो निकलता है यहाँ पे CO2, यहाँ पे निकलता है वाटर, और साथ में निकलती है अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो हमारे पास कुछ चीजें निकलती हैं। वो कौन कौन सी चीजें हमारे पास में। अब जैसे ही खाना हमारे ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होता है तो ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हुआ, क्या निकला, CO2 निकला, साथ में वाटर निकला, और साथ में अमाउंट ऑफ एनर्जी भी निकलती है। तो ये जनरली बेसिक हम रिएक्शन कह सकते हैं कि जो हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन के दौरान होती है, कि हमने क्या करा, खाना तो हम पहले खा चुके हैं और ऑक्सीजन हम बाहर से इनहेल कर रहे हैं, तो क्या क्या निकल रहा है, CO2 निकलती है, H2O निकलता है, और साथ में अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। ठीक है, अब एक्चुअल में क्या है, हमारी बॉडी में आपने दो चीजें पढ़ी होंगी, आपने 9th स्टैंडर्ड में इनके बारे में पढ़ा था। दो प्रॉपर्टी होती है, दो चीजें हैं, कौन कौन सी, एक होता है ATP, एक होता है ADP। आपने इनके बारे में जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं हम किसके बारे में। मैंने आपको एरोबिक और अनारोबिक के बारे में तो बता दिया कि एरोबिक मतलब क्या है कि जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, और अनारोबिक वो जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें कुछ और मेन पॉइंट्स जो मुझे आपको बताने थे, जैसे हमने जस्ट अभी पढ़ा कि फूड के साथ ऑक्सीजन कंबाइंड होती है और उसके बाद हमारे पास में क्या निकलता है, फूड के साथ ऑक्सीजन कंबाइंड हो रही है और फाइनली हमारे पास में CO2, वाटर और एनर्जी, ये सब चीजें बाहर निकल जाती हैं। ठीक है, तो अब जरा इनके बारे में भी देख लेते हैं। थोड़ा सा और कुछ और बेसिक चीजें पढ़नी है। जैसे दो चीजें आपने 9th क्लास में पढ़ी थी, वो कौन कौन सी थी, जिन्हें हम एनर्जी की यूनिट्स भी बोलते थे। तो वो क्या थी, एक तो आपने पढ़ा था ATP, ठीक है, और एक आपने पढ़ा था ADP। तो ये ATP और ADP, ये दोनों चीजें क्या है हमारे पास में, ये दोनों क्या थी, एनर्जी यूनिट्स थी। ATP मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ATP मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ATP मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो ट्राइफॉस्फेट का मतलब है कि इसके पास में 3 फॉस्फोरस होते हैं, और डाइफॉस्फोरस फॉस्फेट का मतलब क्या, इसके पास 2 फॉस्फोरस होते हैं। ठीक है,
एक्चुअल में होता क्या है, हमारे पास में एडिनोसिन डाइफॉस्फेट जो कि लो एनर्जी यूनिट थी, ये कैसी होती हैं, ये थी लो एनर्जी यूनिट, और ये कैसी होती है, ये होती हैं हाई एनर्जी यूनिट्स। तो ये जो लो एनर्जी जो यूनिट्स होती हैं, इनसे ही हाई एनर्जी यूनिट्स बन जाती हैं। कैसे, देखो होता क्या है, अगर मैंने कहा मेरे पास में एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है, तो इसका मतलब डाइफॉस्फेट का मतलब है कि दो फॉस्फेट होंगे मेरे पास में। तो मैंने कहा ये, और मेरे पास में दो फॉस्फेट होने का मतलब है एक फॉस्फेट ये रहा था और मेरे पास में एक फॉस्फेट ये रहा था आगे। अब एक्चुअल में होता क्या है, दो फॉस्फेट तो ऑलरेडी है, क्योंकि ये क्या है, ADP है। अब जब तीसरे वाला फॉस्फेट जब हमारे पास आता है, तो वो क्या करता है, वो थर्ड वन जो फॉस्फेट है वो इसके साथ कंबाइंड हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। वो जो थर्ड वन जो फॉस्फेट है हमारे साथ, वो उसके साथ यहाँ पे इस तरह से कंबाइंड होता है। अब ये क्या बन जाता है, अब ये बन जाता है 3 फॉस्फर वाला, ये क्या बन जाएगा, अब ये 3 फॉस्फोरस वाला बन जाएगा। और अब हम इसको क्या बोलेंगे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब क्या बोलते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि टोटल ये क्या बना लेता है, ये बना लेता है ATP, जो कि हाई एनर्जी यूनिट्स होती हैं। और इसी हाई एनर्जी यूनिट्स के फॉर्म में जो एनर्जी हमारी बॉडी में स्टोर रहती है। भाई अभी हमने पढ़ा कि खाना हमने खाया, उसके साथ ऑक्सीजन कंबाइंड हुई, CO2 निकली, वाटर निकला और एनर्जी मिल जाती है। अब वो जो एनर्जी है वो स्टोर करने के लिए भी तो होनी चाहिए ना किसी फॉर्म में, तो वो स्टोर करते हैं हम ATP की फॉर्म में। और जब भी हमें क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है, तो वापस से ये जो फॉस्फोरस वाला ये जो पार्ट था, ये क्या करता है, यहाँ से वापस से ये वाला पार्ट ऐसे ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद फिर हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। और जब एनर्जी रिलीज होगी तो हम क्या करेंगे, अपने फंक्शंस को प्रॉपरली कर पाएंगे। तो एक तरह से रेस्पिरेशन में क्या होता है, यानी कि खाना जो हमने खाया है उसके साथ ऑक्सीजन कंबाइन होती है, उसके साथ ऑक्सीजन कंबाइन होती है और फाइनली क्या करते हैं, उसको ऑक्सीडेशन करके एनर्जी रिलीज करवा देती है। तो ये टोटल जो प्रोसेस हमारे पास में यूज होता है रेस्पिरेशन। ये चीजें आपने याद रखनी है कि ATP क्या है, ATP क्या होता है, किससे क्या बनता है, एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है। आपको याद है ATP को हम क्या बोलते थे, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी कहा जाता था, क्योंकि यही तो एनर्जी स्टोर करके रखती है हमारे पास में। अब आगे अगर हम देख लेते हैं, इसके बाद हम एरोबिक और अनारोबिक के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होते हैं और अनारोबिक क्या होते हैं, ये दोनों चीजें हम देख लेते हैं। एक्चुअल में हमने पढ़ा कि एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन है जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। एरोबिक कौन से हैं, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं जरा एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा हमारे पास में है अनएरोबिक रेस्पिरेशन। अनएरोबिक रेस्पिरेशन, चलिए पहुंचते हैं जल्दी से यहां पर। अब एरोबिक रेस्पिरेशन हमने कहा क्या होना चाहिए, इसमें होनी चाहिए O2। एरोबिक रेस्पिरेशन का हमने मैंने क्या पढ़ा है कि इसमें O2 होनी चाहिए, तो उसका मतलब ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। और एनारोबिक हमने क्या बोला है, एब्सेंस ऑफ किसकी, O2 की प्रेजेंस में, सॉरी एब्सेंस में, यानी कि जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है वो तो था एरोबिक, और जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है वो कौन सा था, अनारोबिक रेस्पिरेशन था। अब इनकी ना कुछ केमिकल रिएक्शंस भी है, वो भी हम देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट भी है। तो होता क्या है, सबसे पहले आपको पता है कि हमारा जो खाना होता है वो ग्लूकोज की फॉर्म में होता है। तो ग्लूकोज की फॉर्म का मतलब ये C6H12O6 हमारे पास में क्या है, ग्लूकोज है, ठीक है। अब ये क्या है, हमारा एक तरह से ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल हमारे पास में हो गया, एक मॉलिक्यूल हमारे पास ग्लूकोज का है ये, जो कि हमारा फूड था। इसके साथ ऑक्सीजन कंबाइंड हुई जो हमने बाहर से ली, हमने जो इनहेल की है। ऑक्सीजन कंबाइंड होने के बाद में इससे निकलता है पायरुविक एसिड। व्हाट इज पायरुविक, पायरुविक एसिड इससे निकलता है। और पायरुविक एसिड के निकलता है 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, 2 यूनिट्स ऑफ पायरुविक एसिड निकलता है। और पायरुविक एसिड से फाइनली, पायरुविक एसिड से क्या होता है, फाइनली हमारे पास में और आगे प्रोसेस होने के बाद हमें एनर्जी मिल जाती है, ठीक है। पायरुविक एसिड से फर्दर हमारे पास में जो क्या क्या चीजें निकलती हैं, 6CO2 निकलता है, साथ में 6H2O निकलता है, और साथ में 38 ATP निकलती है, ठीक है। तो देखिए क्या क्या हमने बोला। सबसे पहले हमारे पास में जो ग्लूकोज था ये तो था हमारा फूड। फूड कंबाइंड हो रहा है किसके, ऑक्सीजन के साथ में। जैसे ही ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होता है तो क्या होगा भाई, रेस्पिरेशन हो रहा है। रेस्पिरेशन होने का मतलब अब एनर्जी तो निकलेगी, लेकिन उससे पहले क्या बनता है हमारे पास में, यहाँ पे बनता है पायरुविक एसिड। इसके 2 यूनिट्स निकलती हैं। पायरुविक एसिड फर्दर हमारे पास में और ज्यादा ऑक्सीडाइज होता है। उसके बाद में फिर क्या निकलता है, 6CO2 मॉलिक्यूल्स निकलेंगे जो हमारे लिए वेस्ट है, 6H2 निकलता है जो हमारी बॉडी में भी रह सकता है, और 38 मॉलिक्यूल ऑफ ATP निकलते हैं। ATP मॉलिक्यूल यानी कि एनर्जी यूनिट्स निकलती है। तो हमने पढ़ा था ATP तो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो 38 ATP हमें मिल जाती है जिसको हम अपने डेली वर्क करने के लिए, हमारे मेनली लाइफ प्रोसेस करने के लिए हम यूज कर सकते हैं।
भाई खाना भी तो डाइजेस्ट तभी होगा जब स्टमक को कुछ दोगे, जब एनर्जी होगी आपकी बॉडी में तभी तो कुछ काम करोगे। तो वो एनर्जी कहां से मिलती है? यहाँ से, ठीक है। अब बात कर लेते भैया अनारोबिक भी तो था, तो इसमें क्या होता है? अब अनारोबिक में देखो हमारे पास में क्या है, होना तो इसमें भी वही है, सेम यही C6H12O6 फूड तो इसमें भी होगा भाई, ठीक है। ये क्या था? ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल हमने कहा ये है। ये क्या करता है? आपकी बार O2 तो है नहीं, तो जब O2 नहीं है हमारे पास में इसका मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या चीज है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि आपकी बार में हमारे पास में O2 तो प्रेजेंट नहीं है। जब O2 प्रेजेंट नहीं है तो अनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। इससे क्या निकलता है हमारे पास में? जब O2 हमारे पास में प्रेजेंट नहीं है तो यहां से क्या क्या चीजें निकल जानी चाहिए? हमारे पास में क्या हो जाता है? यहाँ पे मैंने कहा कि हमारे पास में ग्लूकोज था जो कि एक मॉलिक्यूल था, एब्सेंस ऑफ O2 यानी कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में होना है। यहाँ से हमारे पास में क्या निकलता है? यहाँ से हमारे पास जो प्रोडक्ट निकलता है दैट इज 2C2H5OH। C2H5 क्या होता है? ये होता है इथेनॉल। C2H5OH क्या होता है? इथेनॉल, यानी कि 2 यूनिट्स निकलते हैं इथेनॉल की, साथ में 2CO2 निकलता है और साथ में 2 ATP एनर्जी के मॉलिक्यूल भी निकलते हैं। तो क्या क्या चीजें निकली अनारोबिक रेस्पिरेशन में? ग्लूकोज का मॉलिक्यूल इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन करेगा ये प्रोसेस, तो क्या निकलता है? 2 यूनिट्स निकलती है इथेनॉल की, साथ में 2CO2 निकलता है और साथ में 2 ATP एनर्जी के मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं। तो देखो ऊपर वाले में तो कितने मिले थे? 38, और यहाँ कितने मिल रहे हैं? सिर्फ 2। तो ऊपर क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन में हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, जबकि अनारोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ लो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 ATP के मॉलिक्यूल्स हमारे पास आए थे। तो एरोबिक मतलब जिसमें क्या होता है? कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है, अनारोबिक जिसमें पार्शियल ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। तो एरोबिक में क्या होगा? ग्लूकोज कंबाइंड विद ऑक्सीजन जो कि पायरुविक एसिड, क्या निकलता है? 6CO2 और 6H2, 38 ATP यहाँ पे निकल रहा है। ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल में, 2 CO2 में और 2 ATP में, तो यहाँ मिलती है लो एनर्जी। तो एरोबिक और अनारोबिक में हम डिफरेंस तो बना सकते हैं। तो एरोबिक रेस्पिरेशन कौन सा? एरोबिक वो एरो यानी कि ऑक्सीजन, अनारो यानी कि जो बिना ऑक्सीजन के होते हैं। तो एरोबिक यानी कि वो टाइप ऑफ रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन चाहिए होती है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अनारोबिक जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। एरोबिक कौन सा होगा? एरोबिक वो जिसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है फूड का, और अनारोबिक वो जिसमें इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है। एरोबिक में क्या होता है? हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है जैसे कि 38 ATP, और अनारोबिक में क्या होता है? लो अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है जैसे कि 2 ATP के मॉलिक्यूल। तो ये एरोबिक और अनारोबिक में डिफरेंस हम इस तरह से याद कर सकते हैं। अब एग्जांपल ये होता किस किस में है? एरोबिक तो जनरली ह्यूमन बींग्स में होता ही होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें अनारोबिक की, तो ये होता है जनरली किसमें? जैसे ईस्ट हो गया, ठीक है। इस तरह के ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? अनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। कभी कभी प्लांट्स में भी हो जाता है अनारोबिक रेस्पिरेशन, और ह्यूमन बींग्स में भी हो जाता है। अब एक्चुअल में क्या है? ह्यूमन बींग में कैसे होता है अनारोबिक रेस्पिरेशन? मान लिया हम सांस जब ले रहे हैं, एक्चुअल में होता है जब हम वाइग्रस एक्सरसाइज करते हैं, यानी कि बहुत आप जल्दी जल्दी एक्सरसाइज कर रहे हो, तो उस टाइम पे क्या होता है? हमारी बॉडी में जितनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए वो अंदर जा नहीं पाती है। जब वो अंदर जा नहीं पाएगी प्रॉपर ऑक्सीजन की जितनी रिक्वायरमेंट है, तो यानी कि क्या होगा? हमारे पास लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन पहुंचती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में होता है अनारोबिक रेस्पिरेशन। अब अनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या था भाई? अगर बात करें प्लांट्स की, उनमें तो निकलता है अल्कोहल, यानी कि उनमें तो बनता है इथेनॉल। लेकिन अगर हम बात करेंगे किसकी? ह्यूमन बींग्स की, तो उनमें निकलता है हमारे पास में लैक्टिक एसिड। अब वो लैक्टिक एसिड क्या करता है? वो हमारी मसल्स के बीच में एक्यूमुलेट हो जाता है, और उन मसल्स के बीच में आने की वजह से हमारी बॉडी में मसल क्रैम्प हो जाते हैं, यानी कि हमें एकदम से बहुत ज्यादा पेन होने लगेगा किसी भी बॉडी मसल में, जिसकी वजह से हम एकदम वहीं पे गिर सकते हैं, हमें बहुत एक्सेसिव पेन हो सकता है। अगर हम उसकी प्रॉपर मसाज करें, हम वाटर बाथ लें, हॉट वाटर बाथ अगर हम लें, यानी कि गर्म पानी से अगर हम नहा लें, या अगर हम उसकी सिकाई कर लें, तो अल्टीमेटली हमें थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है कब? जब हम अनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, या फिर जब हम अपनी ब्रेथ को कंट्रोल नहीं कर पाते। और प्लांट्स में क्या, जब अनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो उनमें निकलता है ये, ठीक है, इथेनॉल निकलता है, जिसकी वजह से प्लांट्स मर जाते हैं। तो ये पोर्शन ये भी पूरा हो जाता है। एक बार जो पढ़ा उसको जल्दी से एक बार रिवाइज अप कर लेते हैं, क्या क्या हमने पढ़ा, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ा रेस्पिरेशन क्या होता है। तो रेस्पिरेशन के बारे में हमने पढ़ा एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होगा, हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, फूड के साथ कंबाइंड होगी, ठीक है, उससे हमें एनर्जी मिलेगी और फाइनली हम क्या करेंगे, अपने काम कर पाएंगे। तो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन का अंदर लेना, फूड के साथ कंबाइंड कराना, फूड का ऑक्सीडेशन करवा के एनर्जी पाना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। फिर आगे हमने पढ़ा रेस्पिरेशन कैसे होता है,
फूड के साथ ऑक्सीजन का कंबाइन होना, फूड का ऑक्सीडेशन करवा के CO2 निकालना, वाटर निकालना और एनर्जी देना, दैट वाज द टिपिकल फॉर्म। दैट इज ये क्या हमारे पास में जो मेन फॉर्म आ जाती है। इसके बाद हमने पढ़ा है कि हमारे पास रेस्पिरेशन के आगे दो टाइप्स आए, एरोबिक और अनएरोबिक। एरो वो जो कौन से थे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो, और अनएरोबिक जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो। तो एरोबिक जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो, अनएरोबिक जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होते हो। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या था, खाना पूरी तरह से ऑक्सीडाइज्ड हो जाए, अनएरोबिक में खाना ऑक्सीडाइज पूरी तरह से ना हो पाए। एरोबिक में 38 एटीपी एनर्जी के मॉलिक्यूल बन जाए और अनएरोबिक में सिर्फ 2 एटीपी के मॉलिक्यूल बन जाए। तो अल्टीमेटली एरोबिक किसका एग्जांपल था, जनरली ह्यूमन बींग्स में, प्लांट्स में भी। और बात करें अनएरोबिक की, ये ईस्ट में होता था, या फिर ईस्ट के साथ साथ ह्यूमन बींग्स में भी कभी कभी होता है जब फिजिकल एक्सरसाइज ज्यादा हो। और प्लांट्स में कब होता है, जब उनमें अनएरोबिक रेस्पिरेशन हो, यानी कि उनको प्रॉपर सप्लाई ऑफ जो ऑक्सीजन उनको चाहिए वो ना मिल पा रही हो। तो एरोबिक और अनएरोबिक इस तरह से पूरा हो गया। एरोबिक ऑक्सीजन वाले, अनएरोबिक बिन ऑक्सीजन वाले। एरोबिक खाने को पूरा डाइजेस्ट करवाएं और अनएरोबिक खाने को पूरा डाइजेस्ट ना करवाएं। एरोबिक 38 एनर्जी प्रोवाइड करवाएं एटीपी की फॉर्म में, और अनएरोबिक सिर्फ 2 एटीपी प्रोवाइड करवाएं। तो ये पोर्शन इस तरह से हमारा यहीं पर फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। ये दोनों पोर्शन हम नेक्स्ट क्लास में कवर अप करने वाले हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इन केस अगर आपको कोई भी क्वेरीज या कोई भी डाउट्स आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। होप आगे भी ऐसे इसको सपोर्ट करते रहेंगे। कीप वॉचिंग।